सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक शख्स ने बेहतर घर खरीदने के लिए अपना पहले वाला घर बेचना चाहा और इस मकसद के लिए वो अपने एक ऐसे दोस्त के पास गया जो जायदाद की खरीदो फरोख्त में अच्छी शोहरत रखता था। अच्छा, उस शख्स ने अपने दोस्त को मुद्दा सुनाने के बाद ये कहा कि जी वो इसके लिए घर बराए फ़रोख्त का एक इश्तिहार लिखे। इसका दोस्त इस घर को बहुत ही अच्छी तरह से जानता भी था। अच्छा, इश्तिहार की तहरीर में अब ज़रा सुनिएगा गौर से, उसने घर का रकबा, डिज़ाइन, तामीराती मवाद, बागीचे, स्विमिंग पूल समेत हर खूबी का बड़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ जिक्र किया। जब इश्तिहार मुकम्मल हुआ तो उस पर उसने अपने दोस्त को इश्तिहार पढ़कर सुनाया ताकि तहरीर पर उसकी राय ले सके। अच्छा, इश्तिहार की तहरीर सुनकर उस शख्स ने कहा कि बराए मेहरबानी इस इश्तिहार को ज़रा दोबारा पढ़ना, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। अच्छा, उसके दोस्त ने इश्तिहार दोबारा पढ़कर सुनाया। इश्तिहार की तहरीर को दोबारा सुनकर वो शख्स तकरीबन चीख पड़ा कि क्या मैं ऐसे शानदार घर में रहता हूँ जिसका इश्तिहार तुम पढ़कर सुना रहे हो, और मैं सारी ज़िंदगी एक ऐसे घर के ख्वाब देखता रहा जिसमें कुछ ऐसी खूबियाँ हों, लेकिन मुझे ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं तो ऑलरेडी ऐसे घर में रह रहा हूँ जिसकी ऐसी खूबियाँ हैं जो तुम बयान कर रहे हो इश्तिहार में। बराए मेहरबानी करके इस इश्तिहार को ज़ाया कर दो और मैं अपना घर नहीं बेचूंगा, मेरा घर बिकाऊ नहीं है, ये बेहतरीन घर है। अब नाज़रीन, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ नेमतें हमें दी हैं उनको एक कागज़ पर लिखना शुरू कर दें तो यकीनन 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 उस लिखाई के बाद हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा खुशो खुरम हो जाएगी। असल में हम अल्लाह ताला का शुक्र करना भुला बैठे हैं, क्योंकि जो कुछ बरकतें नेमतें हम पर बरस रही हैं हम उनको गिनना ही नहीं चाहते। हम तो सिर्फ अपनी गिनी चुनी चंद परेशानियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ उन्हीं को देखते रहते हैं और परेशान रहते हैं। बरकतों और नेमतों को भूल जाते हैं, शुक्र अदा नहीं करते हैं। अब हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो क्या कर रहे हैं, सीधी सीधी नाशुक्री कर रहे हैं। जिन बड़े बड़े ओहदों पर ये बैठे हुए हैं, ये अल्लाह की नेमत से कम नहीं है, अल्लाह ताला की नेमत है। अगर ये महसूस करें, हमारे रहबर चाहें तो अपने ओहदों, अपने इक़्तिदार या ये जो नेमतें इनको मिली हुई हैं इसके ज़रिए अवाम में खुशहाली की लहर पैदा कर सकते हैं, अवाम की ज़िंदगी को वाकई बेहतर बना सकते हैं, वाकई। लेकिन हमारे जो सियासी लीडर हैं ये समझते हैं कि जो इनके पास है वो कम है, शायद और ज़्यादा चाहिए और चाहिए। इसलिए ये मज़ीद ताकत के हसूल के लिए हर वक्त अपने हरीफ़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। अब ये हालिया दिनों में इक़्तिदार के लिए जो मैदान जंग लगा रहा, सब ने देखा, पूरी कौम ने देखा। अब मुत्तहिदा हुकूमत बन चुकी है, नून लीग इस हुकूमत का अहम हिस्सा है क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अब नून लीग के इक़्तिदार में आने के बाद से ही ये चहमगोइयाँ शुरू हुई हैं बाकायदा कि जी नवाज़ शरीफ अब वतन वापस आने वाले हैं। नवाज़ शरीफ पहले सऊदी अरब जाएंगे, फिर वहाँ से पाकिस्तान की तरफ परवास करेंगे, और इस बात को मुमकिन बनाने के लिए शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी जारी करने के अहकामात जारी कर दिए। लेकिन अब खबर ये है कि जी लंदन में मुकीम नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह पीर के रोज़ समाअत करेंगे। अच्छा, इस समाअत में नवाज शरीफ, सेक्रेटरी खारिजा, सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इस्लामाबाद पुलिस और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि एक मुजरिम और अदालती मफरूज शख्स नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जा रहा है, और ये खबरें मीडिया में शाया भी हुई हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुजरिम नवाज शरीफ एक अदालती मफरूर है जिन्हें एहतसाब अदालत ने करप्शन पर मुजरिम करार दिया था और अदालत ने उनकी अपील भी मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि अगर उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी होता तो ये कौम की तौहीन, निज़ाम इंसाफ का मजाक और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा, ये भी इस्तदा की गई है दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम है, लिहाजा उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोका जाए। साथ ही ये इस्तदा भी की गई है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि वो मुजरिम नवाज शरीफ के वतन वापस पहुँचने पर उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करे। अच्छा, गुज़िश्ता साल अगस्त में नवाज शरीफ ने बरतानवी महकमा दाखिला की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर लंदन में क़याम को तौसीह देने से इनकार पर इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दी थी कि जब तक ट्रिब्यूनल नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर अपना फैसला नहीं देता, नवाज शरीफ बरतानिया में कानूनी तौर पर मुकीम रह सकते हैं। उनका पासपोर्ट फरवरी 2021 में एक्सपायर हो चुका है। अब इसीलिए उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने की तैयारी की जा रही है।
जिसके खिलाफ अब अदालत में पटिशन दायर कर दी गई है। अच्छा, अब नून लीग की हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो नवाज शरीफ की वापसी वाले मामले को अच्छे तरीके से हैंडल कर ले, जिस तरह नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ काबीना को तश्कील देने का मामला हैंडल कर लिया। अच्छा, अब खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के इलेक्टोरल अलायंस की शर्त मान ली है। शर्त मानने पर पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत का इंदिया दे दिया है और तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की ये जो शर्त है ये मान ली है और अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 15 की बजाय पंजाब की 7 से 8 सीटों पर एडजस्टमेंट होगी, जबकि कराची की एक समेत सिंध की चंद नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी भी नून लीग की हिमायत करेगी। अब शर्त मानने पर पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत का इंदिया दे दिया है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट इसलिए की जा रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदे में दिलचस्पी का इजहार किया था, जबकि पीपी अक्सरियत ने वजारतों को इलेक्टोरल अलायंस से मशीन राय भी दी थी। अब जो राय है वो शहरी रहमान साहिबा भी दे रही हैं कि जी DG ISPR के बयान के बाद इमरान खान का बयानिया एक्सपोज हो चुका है। ज़रा क्लिप चलाइएगा शहरी रहमान साहिबा का। अरे सुना आपने शहरी रहमान साहिबा को, कह रही हैं कि जी DG ISPR की गुज़िश्ता रोज़ की जाने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका हम खैर मकदम करते हैं। अपने जारी किए गए बयान में शहरी रहमान साहिबा ने कहा है कि जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी साख बचाने के लिए मुल्क की खारिजा पॉलिसी को दाव पर लगाया, लेकिन अब साजिश का मामला बेनकाब हो गया। जिन जिम्मेदारों ने मुरासले को देखा उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कोई साजिश नहीं हुई है, लेकिन इमरान खान और उनकी जमात बैरूनी साजिश को अवामी हलकों में बेनकाब करती चली जा रही है। इमरान खान अब सड़कों पर आकर ये मुतालिबा कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत को आईनी जवाज़ के बगैर हटाया गया और गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया। अच्छा, फवाद चौधरी तो यहाँ तक कहते हैं कि इस मुल्क में अभी कोई हुकूमत नहीं, यानी तहरीक इंसाफ के लोग मुत्तहिदा हुकूमत को हुकूमत मानने से इनकार कर रहे हैं, नए इंतखाबात का मुतालिबा भी कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के जल्द इंतखाबात कराने के मुतालिबे को पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ लोग मानने लगे हैं और वो जल्द इंतखाबात होने का इंदिया भी दे रहे हैं। अच्छा, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह वो अपने एक बयान में कहते हैं कि हमें ये मालूम है कि ये इलेक्शन का साल है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें 7 माह चाहिए, इंतखाबात 7 माह बाद हो जाएं या चाहे 13 माह बाद हो जाएं, लेकिन इलेक्शन तो हर हाल में होने ही हैं। अब इसी तरह पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने क्या कहा है कि जी उनकी ख्वाहिश ये है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, लेकिन इमरान खान की ख़राब कारकर्दगी का बोझ उठाकर इलेक्शन में जाना बेवकूफ़ी होगी, जल्द इंतखाबात में जाना ही बेहतर होगा। अच्छा, नून लीग के खुरम दस्तगीर का इस हवाले से कहना था कि अगर मईशत और खारिजा पॉलिसी की सूरत हाल में बेहतरी आई तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वरना नवंबर या दिसंबर में इंतखाबात कराए जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इलेक्शन की राह तो हमवार करने के लिए पहले ही ऐवान से इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब तहरीक इंसाफ ने अपना जो अगला हदफ है यानी सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना वो रख ली है। KPK में तहरीक इंसाफ की भारी अक्सरियत से हुकूमत मौजूद है। तहरीक इंसाफ चाहे तो KPK असम्बली तहलील भी कर सकती है और जो बाकी जो दीगर असम्बलियाँ हैं उनसे भी इस्तीफ़े दे सकती है। अब ऐसे में नए इलेक्शन करवाने की जो राह है वो यकीनी तौर पे और भी ज़्यादा हमवार हो जाएगी। लेकिन इमरान खान इस हवाले से कौन सा पत्ता खेलते हैं, कब खेल देखने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन फ़िलहाल फवाद चौधरी शहबाज शरीफ के खेल को बेनकाब कर रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइए। जी तो सुना आपने फवाद चौधरी को, कह रहे हैं कि जी FIA के रिकॉर्ड में भी हेर फेर हो रही है और हम समझते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो खुद FIA के मुलजिम हैं, FIO ने मुलजिम नामजद कर चुकी है और ऐसे में वो उसी महकमे में तब्दीलियाँ और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं और असल बात यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये मामला देखने चाहिए कि किस तरह से मुलजिमान यहाँ से भाग रहे हैं। पुराना पाकिस्तान इतनी शिद्दत से वापस आया कि लोगों के आंखों में आंसू छलक उठे हैं। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहले दिन सहाफ़ियों के लिए खाबे खोल दिए और कोई भूखा ना सोए मनसूबा बंद कर दिया और उसके अगले दिन घी की कीमतों में भी इजाफा हो गया और आज बिजली की कीमत में 4 रुपये 85 पैसे इजाफा कर दिया गया। अब आग दोनों जानिब बराबर लगी हुई है। मुत्तहिदा हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रही है। अब नून लीग और तहरीक इंसाफ अवामी ताकत दिखाने के लिए भी एक दूसरे का मुकाबला करने लगे हैं। अच्छा, नून लीग तहरीक इंसाफ की अवामी ताकत का चाहे खुलेआम इकरार ना करे, लेकिन नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में पंजाब में बड़े जलसे करने का ऐलान करके ये बता दिया कि कहीं ना कहीं नून लीग को इमरान खान के बड़े जलसों से परेशानी ज़रूर हो रही है। अब मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के जलसों के जवाब में अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपनी हिकमत अमली है, वो भी तैयार कर ली है। अच्छा, नून लीग ने ईद उल फितर के फौरी बाद पंजाब के बड़े शहरों में अवामी जलसों का फैसला किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक जलसों से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़
और हमजा शहबाज मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को जलसों का स्केड्यूल तैयार करने की हिदायत भी कर दी है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से सरगर्मियाँ भी शुरू करने का फैसला किया है। अब लग ये रहा है कि नून लीग तहरीक इंसाफ के जलसों का मुकाबला करने के साथ साथ अपने जलसे करके इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ करने जा रही, यानी नून लीग एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। और शहबाज शरीफ भी इमरान खान का सियासी शिकार करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया है कि इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ 14 करोड़ में दुबई में फ़रोख्त किए। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान ये कहा है कि मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि इमरान खान ने तोशाखाने से तहाइफ लेकर बैरून मुल्क फ़रोख्त किए। और वज़ीर आज़म ने बेचे गए तहाइफ की तफसीलात बताते हुए कहा है कि इमरान खान ने जो तहाइफ फ़रोख्त किए उन कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ शामिल हैं। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि मुझे भी एक बार घड़ी तोहफे में मिली जिसे मैंने तोशाखाना में जमा करा दिया था, मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फवाद चौधरी शहबाज शरीफ के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर लगाए गए जो इल्ज़ाम है उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने हुकूमत से ख़रीद ली। इमरान खान ने हुकूमत से ख़रीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है? शहबाज शरीफ कन्फ्यूज़ हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान पर कैसे इल्ज़ामात लगाएं। घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की हो, अगर मेरी है और मैंने बेच दी है तो इस पर कोई एतराज़ बनता ही नहीं है। शहबाज शरीफ कभी घड़ी तो कभी कोई और चीज़ ले आते हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इल्ज़ामात से अब परहेज़ करें, मुल्क की मसाइल पर तवज्जो दें। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहती हैं कि वो झूठ से परहेज़ करें। ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने, मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं कि 4.25 साल में झूठ और सिर्फ झूठ बोला गया। तहरीक इंसाफ के लोग रेडियो पाकिस्तान बेचने के चक्कर में थे। ये वही वज़ीर थे जो PTV को बेचने के चक्कर में थे। अच्छा, मरियम ने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि तोशाखाना में तहरीक इंसाफ ने घड़ी और दीगर कीमती अशिया फ़रोख्त की हैं। और मरियम ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं उस रिकॉर्ड के मुताबिक कोई करप्शन नहीं हुई है। फवाद चौधरी FIA के हवाले से झूठ बोल रहे हैं, इनको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। 4 साल में इदारों को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। शहजाद अकबर कागज़ लहराते रहे लेकिन उन कागज़ों में से कुछ भी नहीं निकला। लेकिन फ़ारूक हबीब वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की फ़ौरन फंडिंग कहानी सुनी और देखी जाए तो इसमें बहुत कुछ निकलेगा। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने फ़ारूक हबीब को। फ़ारूक ने मुतालिबा किया कि इलेक्शन कमीशन PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस एक साथ सुने, एक साथ ही फैसला सुनाए। और फ़ारूक ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग का केस सुन रही है और PTI हर तरह से तहकीकात में ताउन भी कर रही है। 2018 में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी स्क्रूटनी कमेटियाँ बनाई गई। हमारे पास तमाम डोनर्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है, इसीलिए PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस एक साथ चलाया जाए। हम चाहते हैं कि PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस की समाअत एक साथ हो ताकि इलेक्शन कमीशन तीनों केसेस के फैसले भी एक साथ ही सुना दे। हमारे अकाउंट में कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है और ये फंडिंग केस की सज़ा में फ़ंड्स जब्त होते हैं। नून लीग ने दर्जनों अकाउंट्स की तफसीलात पेश नहीं की हैं। अब हर तरफ से इल्ज़ामात की बुछाड़ है। मुत्तहिदा हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे को कह लें कि गिराने के चक्कर में है और अवाम इन दोनों के दरमियान में सारा खेल तमाशा देख रहे हैं। मेरे ख्याल से बेहतरी इसी में कि तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें, बल्कि अवाम को कम करने में अपना अपना किरदार अदा करें, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नई हुकूमत तो आ गई है लेकिन अब भी मुल्क में एक बहरान जैसी कैफियत है। ताहाल वफाकी काबीना का फैसला नहीं हुआ। मुल्क का नया सदर कौन होगा इस पर भी मुशावरत जारी है। अच्छा, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो वहाँ वज़ीर आला कौन बनेगा, कब बनेगा, कल इसका भी फैसला होने का इम्कान है। आखिर मामलात किस समत में जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार, कॉलम निगार औरिया मकबूल जान साहब। और ये सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये सब पाकिस्तानी सियासत और हुकूमत में आने वाली तब्दीलियाँ हैं। अगर मैं कुछ सबको हैरान कर दी इन तब्दीलियों ने तो गलत नहीं होगा। तो कैसे अपोजिशन की सारी जमातें जो एक दूसरे की मुखालिफ थी फिर एक पेज पर आ गई, एक हो गई, अब वो जमातें अपोजिशन से हुकूमत में आ गई। अच्छा, इमरान खान साहब का दावा और ये सब ये कि जी ये अमरीकी साजिश के तहत हुआ है, तो आपका सारी सूरत हाल पर क्या तज्जिया है? देखिए, मुझे भी कुछ समझ नहीं आती। पहली बात तो यह है कि पूरी कौम को जो मुतालबा करना चाहिए, मैं तो आज कहता हूँ
कि इसमें सारे वो लोग इकट्ठे हैं जिन्होंने कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। तो जो लोग अपने मामलात के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, सबसे पहले तो यार कालाबाग बना जाओ, एहसान कर जाओ, ये आपको मिल गया था। देखे ना, पीपल पार्टी भी है अपना, उसके बाद ANP भी है, उसके बाद अपना ताला बैंगल साहब के बेटे अख्तर बैंगल भी है, बलूचिस्तान के कॉम्प्रेस भी हैं, सारे जितने भी हैं। तो ये सारे बात इतने लड़ते लुड़ते थे इस मुल्क में कालाबाग डैम ने, तो कालाबाग डैम तो यार बना दो। मसला पता क्या है कि जो लोग जिंदगी भर कभी इकट्ठे नहीं हो सके, वो पहली दफा क्यों और कैसे इकट्ठे हुए। क्या 3 साल में इमरान खान एटम बम बेच रहा था? क्या 3 साल में इमरान खान जो था इस मुल्क का सौदा कर चुका था? क्या 3 साल में इमरान खान जो है वो फौज खत्म कर रहा था? इतनी बड़ी इमरजेंसी क्या थी कि 1 साल के अंदर वो इमरान खान जिसकी पॉपुलैरिटी के अंदर कमी आ रही थी, आपको 1 साल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और आप कहते हैं नहीं नहीं फौरी तौर पे आए, बेशक हमारे जूतियों में दाल पटती रही है, हम एक दूसरे को गालियां निकालते रहे हैं, हमने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए हैं, हमने एक दूसरे केसेस में, हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिलहाल इमरान खान जो है ये दज्जाल आ गया था, इसको तो खत्म करो। ठीक, ये मुझे समझ से बालातर चीज है कि यानी हो सकता है ये लोग दज्जाल के खिलाफ भी इकट्ठे ना हो जितने इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। एक बात तो यह है कि इतनी बड़ी पांव पे कुल्हाड़ी कौन मार सकता है। सबको मालूम है कि वो आइंदा इलेक्शंस के अंदर नहीं इकट्ठे होंगे। आज उनकी सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी की उनकी बहस इस बात पे हो रही थी कि हमें 12 सीटें जो हैं वो इलेक्शन इत्तेहाद के अंदर दे दो, और वो 2 कौन सी, हमारे जो इसके पंजाब की सीटें। अब नून लीग तो वहाँ मांग नहीं रही। अब पंजाब में क्या होता है, कौन देने के काबिल होता है, कल क्या होता है। सिचुएशन ये है कि ये हैरान कुन बात है, ठीक है जी, कि वो लोग जो पूरी जिंदगी एक दूसरे के कैरी के आप इकट्ठे हो गए। इसका मतलब है कोई तो है जिसने उन्हें इकट्ठा किया, ठीक है जी, जिन्होंने कान से पकड़ के कहा है कि आप यहाँ आ जाओ। मैं बलूचिस्तान में मैंने 24 साल गुजारे हैं। अख्तर बैंगल की पार्टी और बाप के जितने लोग थे, इनके बारे में इतना सारा तस्वर है कि वो समझते हैं कि बाप बुनियादी तौर पर फौज ने बनाई है, ये बाप का बाप होता है, और ये जनाब हमारे यहाँ कत्ल होते हैं, हमारे बलोचों के जो उसको बेच देते हैं मफादात को, उसके वालिद भी, उनके वालिद के दोस्त खान पशमरी भी, उनके दोस्त नसीर बैंगल भी, उनके दोस्त वो जो अपना नोशकी वाले वो भी थे, और उसके साथ अकबर बुकटी। ये सारे के सारे समझते थे कि ये जो तंजीमें हैं जिनमें जाम साहब होते हैं, जिनमें जमाली होते हैं, जिनमें पश्तून मिल जाते हैं, ये सारी जो हैं ये बलोच दुश्मन तंजीमें हैं। ये सारे एक दस्तरखान पे खाने लग गए, और कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है सिर्फ इमरान खान के खिलाफ। तो ऐसी क्या चीज़ है इमरान खान के खिलाफ कि जिसने इनको इकट्ठा कर दिया? वो एक आदमी अकेला, और सारे अल्लाह कहता है हिज़्बुश शयातीन इकट्ठे हो जाते हैं। जी जी। अच्छा, और ये सब एक सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि जी हमारा मुल्क कर्जों में तो डूबा हुआ है, ये तो एक हकीकत है, मतलब हम मकरूज कौम तो हैं, ये तो एक हकीकत है। अच्छा, मुआशी लिहाज से हम कमज़ोर हैं, ये सबको मानना पड़ेगा। तो फिर कैसे हमारे इदारे, सियासी हुकूमतें, ये जो अमरीकी एक असर रसूख है उसके बगैर आज़ाद होकर काम करें? देखिए, मैंने कब 12-13 कॉलम लिखे हैं इसके ऊपर, और मैंने कहा है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि जिन्होंने अमरीकी इन्फ्लुएंस से और IMF से और वर्ल्ड बैंक से निजात हासिल की। मैंने मिसाल दी कि एक मुल्क था जिसका नाम अभी भी है, वो मुल्क, उसका नाम है एक्वाडोर। इस मुल्क में एक शख्स आता है परसेक्टार, उसका नाम है राफेल कोरिया। ये शख्स बड़ी कमाल किस्म की सूरत हाल लेके आता है, और ये बंदा मुतासर था। एक शख्स था एरिक टुसान, जिसने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट। ये बंदा कहता ये है कि हम एक डेफिनेशन करता है एक डेट की, कि द डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। वो कर्जा जो कि चंद लोगों की फलाह बहबूद के लिए खरीदा जाए वो नाजायज है। उसके ऊपर वो 10 महीने बिठाता है अपनी टीम को, और एरिक टुसान की टीम को बुलाता है ब्रसल से। उसके बाद वो उनके जो बॉन्ड होते हैं वॉल स्ट्रीट में ओपन बॉन्ड, ठीक है, जो बैंकों ने जो खरीदे होते हैं, वो बॉन्ड विड्रॉ कर लेता है और कहता है कि मेरा 90% कर्जा नाजायज है, मैं पे नहीं करता हूं। पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, उसके पीछे आके घुटने टेकती है, आके उसके बाद कहती है कि हमसे नेगोशिएट करो। IMF वो कान से पकड़ के अपने दफातर बंद कर देता है, निकाल देता है। माना जाता है कि 90% नहीं 87% नाजायज हैं, हम 87% कर्जों का उससे मुतालबा नहीं करेंगे, और बॉन्ड वापस चले जाते हैं। एक्वाडोर ना न्यूक्लियर पावर है, एक्वाडोर की ना इकोनॉमी हमारी तरह की मजबूत है। फिर उसके बाद ये काम ब्राजील करता है। ब्राजील को उन्होंने कहा कि अपने पैसे वापस करो, $125 अरब हो गए। ये बात कर रहा मैं आपको 15-16 साल पहले की।
उसने कहा आई कट डाउन द अमेज़न फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी, मैं अमेज़न के जंगलात काट दूंगा और तुम्हें पैसा दूंगा। उन्होंने कहा ये तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा ओके, अच्छा लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है तो फिर उस ऑक्सीजन का किराया दो जो तुम ले रहे हो। वो चुप हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। आप अंदाजा करें, ये मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं जिसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के प्रोग्राम जो है IMF वर्ल्ड बैंक का था। ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम बनाया ही इसलिए जाता है कि कर्जों को में लोगों को चकरा जाए। अब मुझे ये बताइए, आप आ गए, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए, आपके पास क्या गिद्दर सिंगी है कि आप उनके सामने, सवाए कि आप जनाब इसको IMF खत्म कर दें, सवाए इसके कि आप में इज्जत और तौकीर के साथ खड़े होकर बताएं कि हम नहीं दे सकते। मैं आपको बताऊं 77 मुल्क हैं जिन्होंने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया है, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, इंक्लूडिंग मैक्सिको। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, तुम्हारा कर्जा बहुत अजीब गरीब किस्म का है। 1000 दफा कहा है कि गैरत के साथ खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता, क्या कर लेंगे, न्यूक्लियर पावर हो, क्या तुम्हारा बिगाड़ लेंगे। जिन मुल्कों ने किया है, अब मैक्सिको ने 4 दफा डिफॉल्ट किया है इस मामले के अंदर, खुद अमेरिका ने डिफॉल्ट किया है उस वक्त जिस वक्त स्पेनिश को कर्जा मांगा था जब इन्होंने क्यूबा फतह किया था। लेकिन नहीं, पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान में 50 ऐसे माइशतदान हैं, इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े नाम है, हो हफीज शेख है, अब वो फलां पाशा है, फलां ये है वो है, ये इस मुल्क को चलाते हैं और सबको पता है कि ये इनके डांडे कहाँ से हिलते हैं, ये कहाँ से पढ़ के आए हैं, ये इस मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं और हर जगह अब भी वही होंगे। अच्छा, और ये सब अच्छा, और इस साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज़ादी हासिल करने के जिस बयानियों को लेकर चल रहे हैं, उस पर उनके मुखालिफिन और कुछ तजियाकार भी ये कह रहे हैं कि जी वो अपनी जो ज़ाती जंग है उसके लिए मुल्क की अवाम को तकसीम कर रहे हैं, अवाम को इदारों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है उनको सुन के? कि आपको लग रहा है कि जैसे वो कहते थे कि मैं अगर वज़ारत उज़्मा से गया या हुकूमत से गया तो मैं मज़ीद तगड़ा हो जाऊँगा, यहाँ तक कहा गया था कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, आपको ऐसी कोई कैफियत नज़र आ रही है? देखिए, जो लीडर होता है ना और पॉलिटिशियन से बड़ा फ़र्क होता है। पॉलिटिशियंस जो थे, मैं मिसाल आपको देता हूँ, 1958 में अयूब खान आया था, अयूब खान 1958 में, तमाम तर सियासतदान जितने भी थे ना, उनको उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पाबंदी लगाते हैं। बड़े बड़े लोग थे, ख्वाजा शहाबुद्दीन से लेके तो सोहरवर्दी और अब्दुल रब, पता नहीं कौन कौन, आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने फातिमा जिन्ना भी शामिल थी, सब उनने पाबंदी, इन्होंने मान लिया पाबंदी लेते हैं, ठीक है। पाबंदी के बाद उसने आईन बनाया, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में लड़े, इन्होंने उसके खिलाफ मूवमेंट चलाई 1962 से लेके 1967 तक। और इन्होंने कहा ये चोर है, ये फलां है, ठीक है, हर चीज़ पे छाया सन्नाटा, 20 रुपये मन है आटा, भी आलम नज़में गाया करता था, ठीक है। वली खान, क्या क्या लोग थे, मैं नाम को, मुफ्ती महमूद, क्या लोग थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनके मुखालिफ था, अयूब खान का साथी था। ये फातिमा जिन्ना की जो कैंपेन थी उसके अंदर उनका इंचार्ज था अयूब का, सेक्रेटरी जनरल था कन्वेंशन लीग का। लोग कहते थे ये भुट्टो जो है ये अयूब का साथी है, उसका लाडला बच्चा है। 67 में वो शख्स ताशकंद से बाहर आया, ठीक है, और उसने आके एक नारा लगाया कि अयूब खान ने ताशकंद में पाकिस्तान की जीती हुई जंग हार दी है और मैं बताऊंगा कि ताशकंद क्या है। अमेरिकी ताल्लुक थे उसके, लेकिन उसने एक एंटी अमेरिका नारा भी लगाया। उसने कहा कि अमेरिकन जो हैं वो बनाए, तो आपको याद होगा कोई ऐसा उसका जुलूस जलसा नहीं होता था जहाँ ये नारा लगता हो कि जनाब अंकल साम को हम नहीं मानते, अमेरिका का जो यार है कतार है, कतार है। सारे के सारे एंटी अमेरिकन लोग थे उसके अंदर। जे रहीम उसके अंदर था, कम्युनिस्ट, उसके बाद डॉक्टर मुबशर हसन था, मिराज अहमद खान था, टोटल एंटी अमेरिका। सब पॉलिटिशियंस पीछे रह गए, उनकी 15 साल की जद्दोजहद पीछे रह गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत गया। रोटी कपड़ा मकान भी नारा नहीं लगाया था, नारा लगाया था 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। क्यों? इसलिए उसको नफ्स का पता था लोगों की कि लोग चाहते क्या हैं, लोग सुनना क्या चाहते हैं। आप क्या समझते हैं 20 साल से लोगों को नहीं पता कि अमेरिका क्या करता रहेगा? 20 साल से लोगों को नहीं पता कि हम लोग क्या करते रहे? उनको नहीं पता कि डामाडोला में अमेरिका ने ड्रोन भेजा था और हमने कहा था ये तो हमने मारा है। 20 साल से लोगों को नहीं पता कि अफगानिस्तान में क्या होता रहा है। 20 साल लोगों को नहीं पता कौन सा नाम है। लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं। मसला सारा यह है कि एक एंटी, यानी और इस समय आपकी बात से कंक्लूड करूं कि जिस तरह भुट्टो साहब का हवाला दे रहे हैं
कि उनको पता था लोगों की नफ्सियात का, तो इमरान खान साहब को भी पता है एग्जैक्टली लोगों की नफ्सियात का, लोग क्या चाहते हैं। 100%। ठीक है, ठीक है। और ये सब ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद और ये सब मेरे साथ उनसे बात करेंगे इसी हवाले से। और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि मुत्तहिदा हुकूमत ये जो ये है इसका मुस्तकबिल वो कैसा देखते हैं, कब तक ये कायम रहेगी, क्या होगा आगे जाके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। औरिया मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। औरिया साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये इस वक्त जो मुत्तहिदा हुकूमत कायम है, इसका मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? आपको कितना अरसा ये सारी जमातें एक साथ मिलकर काम करती नज़र आ रही हैं? क्योंकि बहरहाल माजी में इनके बहुत इख्तलाफात रहे, अभी भी शायद इख्तलाफात तो हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये एक पेज पर हैं, तो कब तक ये एक पेज पर रहेंगे? देखिए, इमरान खान के पास थे 151 वोट, सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी थी, और 5-6 तंजीमें थी जो उसके साथ मतलब उसने मिलाई हुई थी, बाप को मिलाया हुआ था, GTA मिलाया हुआ था, इस तरह, ठीक। और काफली इनके पास 81 या 84 वोट हैं, और साथ पीपल पार्टी है, ठीक है, वो भी को 50 के करीब वोट है, फिर जमीयतुल उलमा इस्लाम के 15 वोट हैं, फिर उसके बाद बाकी किस किस को, ठीक है, किस किस को बनाओगे, किस किस को साथ रखोगे। और MQM उसके अंदर मौजूद है। MQM को राजी करोगे तो पीपल पार्टी नाराज होगी, पीपल पार्टी को राजी करोगे तो MQM नाराज होगी, बाप को राजी करोगे तो अख्तर मैंगल नाराज। अख्तर मैंगल के 6 पॉइंट कल BBC ने दे दिए। अच्छा, फिर दावड़ को और फिर जमीयतुल उलमा इस्लाम को नाराज करोगे तो वहाँ पर आपकी अपनी मुस्लिम लीग की सीटों का मसला बनता है। पंजाब में क्या करोगे? पंजाब में पीपल पार्टी ने 12 सीटें मांगनी हैं, आपका मुस्तकबिल क्या? तो आपके पास है साल एक सिर्फ, तो फिर और ये सब क्या करेंगे? तो इलेक्शन शुरू करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता यह है कि इनको किसी ने कहा है कि भाईजान हम आपको बिठा देते हैं, फिर आपको उतारेगा कोई नहीं, और ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान के बारे में ये तसव्वुर आम हो गया हुआ है कि इमरान खान के पास एक बर्गर क्लास होती है। मैं आपको बताऊं, मैंने कल भी कह रहा था कि आपने 9/11 के बाद तीसरी कम्युनिटी है जिसको आप फेस कर रहे हैं। पहली कम्युनिटी आपने फेस की मौलवी, जब 9/11 हुआ आपने कहा दहशतगर्द हैं, आपने उनको गोलियां वोलियां मारी, ये किया, ऑपरेशन किया, स्वात में ऑपरेशन किया, वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया, पंजाब में मामला नहीं था, आप खामोशी से चलते रहे। उसके बाद आपका मामला आया नून लीग के साथ, आपको नवाज शरीफ ने गालियां दी, आपको मरियम नवाज ने गालियां दी, आपको पूरी की पूरी नून लीग ने गालियां दी, ऐसी ऐसी दी कि जलसों के अंदर खड़े होकर दी, ठीक है, आपने भुगत लिया। अब है और जो नून लीग का वोटर वो है जो ब्रांडेड रोड में दुकानें करते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा वोटर नहीं है नून लीग का, मिडिल क्लास का वोटर है, कारोबारी किस्म का आदमी है जिसको कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, जो मियाँ साहब के लिए जनाब वो कीमे वाले नान अरेंज कर देता है, सूखियां ले लेता है, टेंट लगवा देता है, डीजे के पैसे दे देता है, इस तरह का वर्कर है जी। जिसका वर्कर है इसका इमरान खान का, ये पढ़ा लिखा वर्कर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये एक मोहल्ले में होता है ना, तो इसके मोहल्ले में इसकी बात जो है वो लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। आज मैंने ट्वीट किया है, मैंने कहा आप अगले 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लें तो आपको लोगों को ये नहीं समझा सकेंगे कि बदाखलत में और साजिश में क्या फर्क होता है। आप बता सकते? नहीं बता सकते, ठीक। साजिश करके मुदाखलत होती है ना, कि मुदाखलत करके साजिश होती है, कोई नहीं बता सकता। तो आप किस खाते में पड़े हुए हो? लोगों को आप नहीं, आप आज तक 20 साल से ये बता सके हैं कि ये वॉर एंड टेरर जो है ये हमारी जंग है या अमेरिका की जंग है? नहीं बता सके, सारी की सारी आपको DAG या SPR नहीं बता सका। तो आप इसका मतलब यह है कि इमरान खान जो है उसको पब्लिक अपील मिलेगी और वो इनके लिए दिन ब दिन खतरनाक होता चला जाएगा। उसका कराची का, उसका पेशावर का जलसा अनप्रेसिडेंट था, उसका कराची का जलसा उसके मुकाबले पे एक बंदा भी जलसा नहीं कर सकता। लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जुर्रत नहीं हुई किसी को जलसा करने की। तो जब आप जलसे का क्राउड बन जाता है तो फिजा बनती है, वो बसें नहीं आती। अच्छा, और इस आपने मीनार पाकिस्तान का जलसा याद करवा दिया। आपको याद होगा 2011 का जलसा था शायद वो, जब बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे थे। और मुझे याद है कि चूंकि मेरा शहर है लाहौर, मैं यहाँ रहती हूँ, आप भी लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, कि लोगों ने मीनार पाकिस्तान से बहुत दूर, मतलब अनारकली के करीब तक जाके पार्किंग की हुई थी गाड़ियों की, और वहां से चल कर जा रहे थे खान साहब की आवाज सुनने के लिए। तब वो हुकूमत में नहीं आए थे, लेकिन लोगों को लगता था, उम्मीद थी इमरान खान साहब से कि ये आएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे। और उस जलसे के बाद बहुत से जो तजिया
सरकार है, उन्होंने उसी दिन ये बात कह दी थी कि अब अगला जो इलेक्शन है वो जीतेंगे, लेकिन बहरहाल वो नहीं जीते, चले 2018 वाला जीत गए। अब ये जो जलसा होगा, अब जो कराची में, लाहौर में आप देखते हैं कि क्या वाकई वो जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था, तारीखी जलसा, उतना ही बड़ा जलसा आप देख रहे हैं आइंदा ये जो आएगा? मैं मेरे ख्याल से बड़ा जलसा देख रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान उससे भी बड़ा का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है, मैं नहीं, वाहिद प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान कि जिसको करप्शन के इल्जाम पे नहीं निकाला गया, बाकियों को निकाला गया। ठीक, सारे करप्शन के इल्जाम पे निकले, हर के वाहिद प्राइम मिनिस्टर। मैं एक और अर्ज करूं यहाँ पर, थोड़ी छोटी सी अर्ज करूं। इमरान खान का टेन्योर देख लें, 3 साल का है। आप मुझे कोई एक प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं, कोई एक प्राइम मिनिस्टर बता सकती हैं कि जिसको पहले दिन उसकी इनॉग्रल के वक्त तकरीर ही न करने दी गई? पहला प्राइम मिनिस्टर था। नवाज शरीफ ने अपनी इनॉग्रल में तकरीर की, बेनजीर ने अपनी तकरीर की, यूसुफ गिलानी ने तकरीर की, सब ने की। इसको नहीं तकरीर करने दी गई, इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उसके बाद उसके साथ जितना बैड प्रेस इमरान खान को मिला है पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला। कोई उसकी गलती, उसके करप्शन नहीं निकाल सकते, तब भी उसके खाते में डाल दिया। किस को? फिर वाहिद प्राइम मिनिस्टर है कि जिसकी बीवी तक को आपने नहीं छोड़ा स्कैंडल बनाने के लिए। वाहिद प्राइम मिनिस्टर जिसकी बीवी की अच्छा, और इससे मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि इमरान खान साहब पे करप्शन की कोई बात साबित नहीं हो सकी। इमरान खान साहब की बड़े लोग इज्जत करते हैं, बहुत सी उनमें ऐसी खूबियां जो बाकियों में शायद नहीं होंगी, लेकिन इमरान खान साहब की टीम के हवाले से भी आप ये बात यकीन से कहेंगे, जो उनके साथ टीम काम करती रही, उनके नीचे लोग काम करते रहे, क्योंकि बहरहाल एक लीडर तो होता है लेकिन साथ टीम भी तो होती है ना, सिर्फ एक लीडर नहीं होता। तो उनकी टीम भी वाकई इतनी खूबियों से भरी हुई थी, उनमें कोई खामी नहीं थी, कोई मसाइल नहीं थे, कोई फ्लॉज नहीं थे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपके 100%। इमरान खान की 2 ही तो खराबियां हैं, एक उसकी टीम और एक इमरान खान बजाते खुद नातजर्बाकारी की सूरत हाल में थे। इमरान खान देखा, नवाज शरीफ साहब को हमने देखा, यानी जो मुशीर होते हैं, मिनिस्टर फाइनेंस आए थे, अक्सर कहा जाता है ना, और ये सब आप ज्यादा चीजें जानते हैं, आप बड़े सीनियर हैं, आप लिखते भी हैं। ये देखिए, कहा जाता है कि अगर सारे आपके लिए मसाइल इतने ज्यादा हो रहे हैं तो देखिए आपके मुशीर कौन है, अपना मुशीर ही तब्दील कर लें। तो आप ये इस बात से एग्री करते हैं कि इमरान खान साहब को अच्छे मुशीर? मैं अर्ज करता हूं ना कि वो एक दफा बैठे हुए थे, हम एक फंक्शन में थे, इमरान खान भी था, हसन निसार भी थे, मुजीबर रहमान शामी भी थे, नसीम ज़हरा भी थी। तो क्या उसने इमरान खान को सारों ने कहा जी आप मशीर नहीं रखते, ये नहीं करते। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, जब मैंने पार्टी बनाई थी उसमें हसन निसार भी शामिल था, उसमें नसीम ज़हरा भी शामिल थी, उसमें मुजीबर रहमान शामी भी था। अब मशीर छोड़ के चले जाए तो मैं क्या करता रहूं? पहली बात तो ये है कि इमरान खान के एक अभी देखें, पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, बहुत बड़ा वाकया। 123 लोगों ने रिजाइन किया है, पार्टी नहीं बदली। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह कहते थे मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। कायद आजम की जो मुस्लिम लीग थी ना, उनके मरने के बाद उन्होंने अगले दिन 90% लोगों ने पार्टी बदल के रिपब्लिकन पार्टी बना ली थी। ठीक, ये कोई नहीं जानता ये कैसे उसके साथ इकट्ठे हो गए। कायद आजम के खोटे सिक्के जो थे वो छोड़ गए थे। कन्वेंशन मुस्लिम लीग से तो निकले थे, अयूब खान की मुस्लिम लीग, कन्वेंशन मुस्लिम लीग, उसी से पीपल पार्टी निकली। लेकिन इमरान खान का एक बहुत बड़ा वाकया 123, और ये 123 जो इस्तीफे हैं ना, ये लोगों की गले में हड्डी बनेंगे, मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरी तरह की हड्डी बनेंगे, इनको अंदाजा नहीं है। अच्छा, और ये सब मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी कि इमरान खान के जल्द से उनको मिलने वाले लोगों की जो सपोर्ट है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि वो इदारों और मौजूदा हुकूमत को मजबूर कर देंगे नए इंतखाबात करवाने के लिए? क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बात भी कर रहे हैं कि सदारती निज़ाम के हवाले से लोगों की एक बात है कि जी सदारती निज़ाम जो है वो बड़ी ज़रूरत है। इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन आज कराएं, कल कराएं, ये डरते हैं इस बात से कि आज इमरान खान पॉपुलर है, इलेक्शन कराया तो हम हार जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान जिस तरह की उसके अंदर विल है, जो 126 दिन धरना दे गया था, अगर वो 1 साल तुम्हारी ये खींच गया, और मुझे इतना पता है इस 1 साल में पेट्रोल भी महंगा होना है, इस 1 साल में डॉलर भी आना है, महंगा होना है, इस 1 साल में महंगाई भी आनी है, इस 1 साल में लोगों के मसाइल भी बनने हैं, इस 1 साल के अंदर तुम्हारी जूतियों में दाल भी बटनी है। कैसे हो सकता है कि तुम 12-13 सौकने एक घर में इकट्ठी रह सको? नहीं हो सकता। ये सारी सौकने हैं, इक़्तिदार की सौकने हैं जो कटी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब 12-13 सौकने जो हैं, जितना खींचोगे उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा। बेहतर है कि इंतखाबात करवा दो।
ठीक है, और यसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, मारूफ समाजी कारकुन अब्दुस्तार ईधी की बेवा और ईदी फाउंडेशन की चेयरपर्सन बिल्किस ईधी आज कराची में इंतकाल कर गई हैं। पूरी कौम बिल्किस ईधी की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करती है। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह मरहूमा के दर्जात बुलंद करे और सोगवारान को सब्र जमील अता करे। मेरी और मेरे टीम की जानिब से उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जाता है। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।